चलो चलो, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। एक विस्की प्लीज। और भाई तुम लोग क्या लोगे, जल्दी जल्दी बताओ। सॉरी सर, पर ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं। व्हाट? ये रखो 1000 रुपए और जल्दी से ड्रिंक सर्व करो। सर आप समझ नहीं रहे हैं, ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं। अबे मन्नू, तू इधर लेकर आया पर पोपट हो गया रे तेरा। ये तो ड्रिंक सर्व करने से मना कर रही है। ए रुक, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। आज तो पी कर ही जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? गन नीचे कीजिए प्लीज, यहाँ भीड़ है, गोली चल जाएगी। हमें ड्रिंक्स चाहिए। है ही नहीं तो। अपने देश की राजधानी दिल्ली में 29 अप्रैल 1999 में एक फेमस मॉडल जेसिका लाल के मर्डर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। जेसिका लाल पर गोली चलाने वाला शख्स था कांग्रेस के नेता विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा भी कहा जाता है। गोली चलाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि पार्टी ओवर हो गई थी और जेसिका लाल ने ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया था। मनु शर्मा की एक मामूली वजह से जेसिका लाल की जिंदगी खत्म हो गई। जेसिका लाल का मर्डर हुआ तब वो 34 साल की थी। जेसिका के मर्डर के बाद इंसाफ के लिए उनकी फैमिली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जेसिका लाल हत्याकांड पर एक फिल्म बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। इस फिल्म का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया के उस न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिया गया था जिस दिन जेसिका के सभी आरोपियों को एविडेंस ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इंडिया का फर्स्ट हाई प्रोफाइल मर्डर केस की पूरी कहानी, क्या हुआ था उस रात और जेसिका की फैमिली को कैसे मिला इंसाफ। के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और गवाहों के बारे में आप जानकर शॉक रह जाएं। जिस मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लास्ट में उसे रिहा कर दिया गया। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म हुआ था। वो एक कामयाब मॉडल थी और एक अच्छी इंसान भी थी। मॉडल होने की वजह से जेसिका की काफी बड़े लोगों से अच्छी पहचान थी। उन्हीं में से एक थी मालिनी रमानी, जो उस वक्त मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही थी। जेसिका और मालिनी अच्छे दोस्त थे। मालिनी की माँ यानी जानी मानी सोशलाइट और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर बीना रमानी और पिता जॉर्ज मेलॉट एक साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते थे। अरोली की कुतुब कॉलोनी हवेली के अंदर ये रेस्टोरेंट हुआ करता था। इसका नाम था टैमरिंड कोर्ट। दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी के कई लोगों का यहाँ आना जाना रहता था। इस वजह से मालिनी के माता पिता के दिल्ली के मशहूर रिच पीपल से अच्छी बॉन्डिंग थी। हर थर्सडे टैमरिंड कोर्ट में थर्सडे स्पेशल पार्टी हुआ करती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स को एंट्री दी जाती थी। 29 अप्रैल का थर्सडे खास था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलॉट 6 महीने के लिए कनाडा जा रहे थे और इसलिए रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। पार्टी हाई क्लास होने वाली थी, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। पार्टी को खास बनाने के लिए बीना रमानी आम बार टेंडर की बजाय महंगी और खूबसूरत मॉडल को बार टेंडर के तौर पर रखने का फैसला करती है और इसी वजह से मालिनी ने पार्टी में बार टेंडर के लिए अपने दोस्त यानी जेसिका लाल और श्यान मुंशी को अटेंडरिंग का ऑफर देती हैं। क्योंकि पार्टी बड़े और हाई क्लास लोगों की थी तो जेसिका और श्यान मुंशी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। मुंशी एक मॉडल के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। उन्होंने काफी सारी मूवीज की हैं, आहिस्ता आहिस्ता, होम डिलीवरी एंड मौसम और बहुत सारी मूवीज की हैं। जेसिका उस रात पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। 29 अप्रैल को सुबह जेसिका ने अपनी छोटी बहन को ऑफिस ड्रॉप किया। सबरीना, आज रात मैं टैमरिंड कोर्ट जा रही हूँ। वाओ दी, अरे एक पार्टी का काम है। टैमरिंड कोर्ट में बहुत हाई क्लास पार्टी होगी। हाँ, तू भी आ जाना, शाम को मजे करेंगे। ट्राई करूंगी। जल्दी फ्री हो गई तो आ जाऊंगी। ओके, यप, थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। बाय बाय। बाय। जेसिका लाल ने पार्टी की तैयारियां शुरू की। उस शाम काम की वजह से सबरीना पार्टी में नहीं जा पाई। जेसिका पार्टी में गई और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर 29 अप्रैल की रात हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपनी माँ के साथ चंडीगढ़ के लिए निकलना था। मनु अपने फादर से खौफ खाता था, इस वजह से चंडीगढ़ नहीं गया। आखिर में वो दिल्ली में ही रुक गया। दिल्ली में मनु अपने दोस्तों के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कोठी में ठहरा था। दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के साथ खूब सारी बातें हुई। भी मन्नू को याद आया कि टैमरिंड कोर्ट में थर्सडे को स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। काफी रात हो गई थी। मन्नू अपने दोस्तों के साथ साउथ दिल्ली की टैमरिंड कोर्ट की ओर निकला। टैमरिंड कोर्ट में जेसिका लाल और उनके फ्रेंड श्यान मुंशी बार टेंडरिंग कर रहे थे। प्रोग्राम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पार्टी रात 12 बजे खत्म हो जानी थी, लेकिन पार्टी लेट नाइट तक चली। करीब 12:30 बज चुके थे। अब काउंटर को क्लोज करने की तैयारियां चल रही थी। तभी मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ टैमरिंड कोर्ट पहुंचा। उसके साथ उसका दोस्त यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव था।
इनके साथ मौजूद आलोक खन्ना और अमरदीप सिंह गिल दोनों जनरल मैनेजर थे कोको कोला बॉटलिंग यूनिट दिल्ली में। चारों सीधा ड्रिंक्स के लिए काउंटर पर गए। मनु ने शराब मांगी लेकिन जेसिका ने शराब खत्म हो गई है कहते हुए मना कर दिया। मनु रुका नहीं, उसने बड़े रौब से 1000 का नोट निकाल के दिया, दोबारा शराब की मांग की। फिर जेसिका ने कहा कि मैं तुम्हें एक घूंट भी नहीं दूंगी, ये कहकर उसने दोबारा मना कर दिया। तो पहले से ही शराब के नशे में धुत था, उसे गुस्सा आया अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होता देख के। उसने जेब से .22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में फायर कर दी। जेसिका घबरा गई लेकिन अभी भी उसने शराब देने से इनकार कर दिया। फिर मनु शर्मा गुस्से में आग बबूला हो गया, उसने सीधा जेसिका पर रिवॉल्वर ताना और फायर कर दिया। उस एक गन शॉट के साथ जेसिका जमीन पर गिर गई। पहली गोली चली तब पार्टी में मौजूद सब लोग नशे में थे, किसी का ध्यान जेसिका लाल की ओर नहीं गया। लेकिन दूसरी गोली चलने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। शान मुंशी वहाँ से चिल्लाते हुए पार्टी में सभी लोगों को कहता है कि जेसिका को गोली मार दी। सबसे पहले बीना रमानी जेसिका के पास पहुंची और मनु को देखते हुए उन्होंने ये बोला, ये तुमने क्या किया? कौन हो तुम और पार्टी में पिस्तौल लेकर कैसे आए? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये गोली मैंने नहीं चलाई। मनु जल्दी निकल वरना लफड़ा हो जाएगा भाई। बीना रमानी जेसिका को देख रही थी। पार्टी में मची अफरा तफरी के बीच मनु शर्मा और उसके दोस्त वहां से भाग गए। सबसे पहले मनु ने एक जगह अपनी पिस्टल जमीन में गाड़ दी। फिर चारों दोस्त विकास यादव के अजियाबाद वाले बंगले में गए और रात भर वहीं रुके। मनु शर्मा घबरा गया था, उसे डर था कि अगर पिस्टल किसी के हाथ लग गई तो उसका भांडा फूट जाएगा। मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त मनु झिंगन से कहा कि वो छुपाई हुई पिस्टल निकाले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इधर जेसिका को टेबल क्लॉथ में रखकर हांगकांग बेस्ड बिजनेसमैन संजय मेहतानी की कार में एशलॉक हॉस्पिटल ले जाया गया। जेसिका की बहन सबरीना को अब तक इसकी खबर नहीं थी। उसके बाद रेस्टोरेंट से किसी ने सबरीना को कॉल किया और कहा, हेलो सबरीना, समझ नहीं आ रहा है, कैसे बताऊं? प्लीज क्या हुआ है, ठीक से बताओ। असल में जेसिका को गोली लगी है। व्हाट? तू जल्दी आ जा, तुझे सब पता चल जाएगा। जब तक सबरीना हॉस्पिटल पहुंची तब तक जेसिका की जान जा चुकी थी। उसके बाद मनु शर्मा और उसके सभी दोस्त अंडरग्राउंड हो चुके थे। उधर पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। मर्डर के समय उस रेस्टोरेंट में लगभग 100 लोग मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोग पुलिस को ये बताते हैं कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी। कुछ लोगों ने रिटर्न में गवाही दी कि मनु शर्मा ने ये गोली चलाई है। कुल मिलाकर पुलिस के पास गवाहों की लंबी लिस्ट होने के साथ साथ मनु शर्मा के गुनाह के पुख्ता सबूत भी थे। पुलिस बीना रमानी से भी पूछताछ करती है और उस टाइम बीना रमानी ने पुलिस को ये बताया, moment when I entered and I heard the shot and saw Jessica fall and then I held on to Manu Sharma from running. So those were really just about the 2 minutes, that I stood there, and my husband chased him on foot for 2 kilometers. He lost him on the way, but he continued running till he reached the police station. This would have been literally 10 minutes after the actual incident. I want to know which man in India would chase an armed man in the middle of the night and reach the police station. It's on record. अब पुलिस दिन रात मनु शर्मा और उसके 3 दोस्तों की तलाश में लगी हुई थी। उधर जेसिका लाल का परिवार एक पल में बिखर गया और आगे इंसाफ की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। मनु शर्मा एक बड़े नेता का बेटा था। बीना के पति जॉर्ज मेलहॉट ने पुलिस को मनु की टाटा सफारी का नंबर दिया। हालांकि काफी खोजबीन के बाद 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस मनु शर्मा की वो टाटा सफारी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, जिस कार से ये लोग पार्टी में आए थे और फिर वहां से भाग गए थे। तलाश थी असल गुनहगारों की। मनु शर्मा अब तक फरार था, मगर 4 मई को पुलिस सबसे पहले अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार करती है। इसके बाद 6 मई 1999 को मनु शर्मा चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। इसके अलावा पिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले मनु झिंगन को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद 8 मई 1999 को बीना रमानी और उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर ये इल्जाम था कि वो बिना लाइसेंस के पार्टी में ड्रिंक सर्व करवा रही थी। जिस पार्टी को वो प्राइवेट पार्टी बता रही थी वो असल में वो कोई प्राइवेट पार्टी नहीं थी। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हो। बीना रमानी के ऊपर एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान साफ करवा दिए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा। इसके बावजूद बीना रमानी और उनके हस्बैंड को इस मामले में जमानत मिल जाती है। लेकिन बीना रमानी ने आपके अदालत की एक एपिसोड में ये पूरा इंसिडेंट बताया। लेकिन इल्जाम तो यह है कि पुलिस को देर से इसलिए बुलाया गया क्योंकि वहां पर जो खून पड़ा था, जो धब्बे थे खून के जेसिका लाल के मर्डर के बाद में, उस खून को मिटाने की कोशिश की गई, एविडेंस के साथ टेम्पर करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब ये
आप ही बताइए, tell me what is the logic of, and anybody can explain, when a person, I am trying to save her life, to rush her to the hospital, I am yelling and screaming, please call the police, call ambulance, call the hospital. Would I have any interest in wiping the blood stain of that same person I want to help and take to the hospital and tell the world about to help? अरे आरोपी पकड़े गए फिर भी इंसाफ नहीं हो रहा था। करीब 7 साल ये केस कोर्ट में चला। फरवरी 2006 में सभी आरोपी बरी हो गए और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि 33 विटनेसेस कर गए अपनी बात से। सबसे चश्मदीद गवाह श्यान मुंशी, जो उस टाइम बार टेंडर का काम कर रहे थे जेसिका लाल के साथ, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि जेसिका के ऊपर मनु शर्मा ने गोली नहीं चलाई है और श्यान मुंशी ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया और इस पूरे केस में 2 गन्स की थ्योरी को प्रोड्यूस किया गया। जब रेस्टोरेंट में गोली चलाई गई थी जेसिका के ऊपर, तो बुलेट के जो खोखे मिले थे रेस्टोरेंट से और टाटा सफारी में जो बुलेट के खोखे मिले थे, दोनों बुलेट के खोखे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिए गए थे। लेकिन कमाल की बात है कि इस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट जो थी वो भी बदल दी गई। श्यान मुंशी ने पुलिस के साथ पहले इससे दर्ज गवाही के बारे में उसने कहा कि लिखावट जो थी हिंदी में थी, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा कि इसे हटा दिया जाना चाहिए। श्यान मुंशी ने पुलिस को रेस्टोरेंट में ये बताया था कि मनु शर्मा ने ही गोली चलाई थी, एक बार हवा में और दूसरी बार जेसिका के ऊपर, और इस चीज को पुलिस ने अपनी एफआईआर में भी दर्ज किया है। उसके ऊपर श्यान मुंशी ने सिग्नेचर भी किए थे। हालांकि सुनवाई के दौरान उसने ये दावा किया कि वो हिंदी नहीं जानता है, उसे इस बारे में नहीं पता था कि उसने किस पर सिग्नेचर किए थे। और भी ऐसे गवाह थे जो कोर्ट में अपनी जुबान से मुकर गए। सिर्फ रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी और उनके हस्बैंड ने कोर्ट में मनु शर्मा की पहचान की थी। सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करने के बाद भी जेसिका लाल के परिवार निराश नहीं हुआ। 1999 में इंडियन मीडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट आया भी नहीं था कि एक मीडिया कंपनी ने जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के बीच की दीवार को गिरा दिया। स्टिंग ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ। इसी के साथ न्यूज बताने का दौर भी था और न्यूज बनाने का चलन भी पॉपुलर होता चला गया। ये इंडिया का शायद वन ऑफ द फर्स्ट केस था जिसमें इंडियन मीडिया ने एक्टिव रोल अदा किया। जब पुलिस ने दोबारा इस केस को हाई कोर्ट में चुनौती दी, इस बार मामले में मीडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एनडीटीवी न्यूज ने जेसिका लाल जस्टिस के लिए एसएमएस और ईमेल के साथ साथ बहुत सारे विरोध कैंपेन्स चलाए। आम जनता ने भी इसमें इंसानियत दिखाते हुए पूरा सपोर्ट किया। तो श्यान मुंशी का तहलका टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस एविडेंस ने पूरे केस का रुख बदल दिया। जानना चाहते थे कि शायन की हिंदी कैसी है, क्योंकि जेसिका केस में उन्होंने अदालत को बताया था कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा था। क्या करूं मैं आपसे? क्या करूं मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने। और इसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस में इंसाफ के लिए दिल्ली के साथ पूरा देश रास्ते पर उतर आया। कैंडल मार्च किए गए जस्टिस फॉर जेसिका और आखिरकार जेसिका के हत्यारे मनु शर्मा को 2010 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेसिका की बहन सबरीना के हौसले की दाद देनी होगी। वो डटकर लड़ी, अपने सिस्टर को इंसाफ दिलाया और लगभग 17 साल के बाद आखिरकार उसने अपने सिस्टर के कातिल को माफ भी कर दिया। To live your life without the baggage, without that extra resentment. And I am a Christian, and the Christian philosophy believes in forgiveness. In fact, something very shocking, my mom told me in 99, his parents came to visit my parents. And at that point of time, she told me, she said, if Manu Sharma had come to meet me and asked for my forgiveness, she probably would have forgiven him. My mom said this in 99. रीना की दरिया दिली और मनु शर्मा के अच्छे बर्ताव के चलते 2020 में उसे जेल से रिहाई मिल गई। सबरीना को लीवर की बीमारी थी। इसी बीमारी से 2021 में उसकी जान चली गई, पर जाने से पहले उसने मनु शर्मा को माफ कर दिया और एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। आज मनु शर्मा अपना एक सिद्धार्थ वशिष्ठ फाउंडेशन, एक एनजीओ चलाते हैं। दिल्ली पुलिस की अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की लास्ट जजमेंट में कहा था। इस तरीके के पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस के लिए एक धब्बा होते हैं। उन्होंने बिल्कुल ही एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया और बार बार गलत चीज़ों को नोट डाउन किया ताकि ये केस जो है वो कमज़ोर होता जाए, क्योंकि मनु शर्मा एक मिनिस्टर का बेटा था। एक चीज़ और, मनु शर्मा का केस जो लड़ रहे थे वो हमारे देश के सबसे बड़े लॉयर राम जेठमलानी हैंडल कर रहे थे। इसके लिए लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया कि वो एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी जेसिका लाल हत्याकांड की, और ऐसे ही ट्रू बेस्ड क्राइम स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्राइम केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।